जब बिज़नेस नया होता है ना तो लोग बहुत सारी कैलकुलेशंस करके चलते हैं। अब उन कैलकुलेशंस में ये भी होती है कि कितना ऐड बजट लगाएंगे और उसमें रिटर्न कितना आने वाला है। इस रिटर्न को कैलकुलेट करना ना बहुत आसान नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि लोग रेडी नहीं है उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। प्रॉब्लम ये होती है कि कितना पैसा लगाना है, कब तक लगाना है और उसमें टारगेट क्या है, इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती है। कभी भी आपको आइडिया लगाना हो ना कि आपके बिजनेस में कितना एस्टिमेशन आना चाहिए तो उसका सीधा आंसर मत एक्सपेक्ट करना। सबसे पहले आप ये देखना किस स्टेज पे हो। जैसे बहुत से क्लाइंट हमारे पास क्या होता है, पहले से ऐड रन करके आ रहे होते हैं तो टेस्टिंग पहले से हो रखी होती है। एग्जांपल तो आपने 10,000 रुपये लगाया और 20,000 रुपये की सेल आ गई, तो हम ये टेस्टिंग करेंगे ना, सीधा नो प्रॉफिट नो लॉस से कैलकुलेशंस करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं वो ये होता है कि कितना पैसा लगाने पे कितनी सेल आ जाएगी। देखो D2C बिजनेस में क्या होता है कि जब बिज़नेस नया होता है ना तो लोग बहुत सारी कैलकुलेशंस करके चलते हैं। अब उन कैलकुलेशंस में ये भी होती है कि कितना ऐड बजट लगाएंगे और उसमें रिटर्न कितना आने वाला है। इस रिटर्न को कैलकुलेट करना ना बहुत आसान नहीं है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम ना वही आइडिया लगाएंगे कि आइडिया हम एस्टिमेशन कैसे ड्रॉ करें कि हमारे रिटर्न्स कितने आने चाहिए। बहुत से लोग हमसे ये सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि हमने काफ़ी सारे बिजनेस के साथ काम किया तो हमें एक आइडिया होगा। आइडिया तो हो जाता है बट फिर भी देखो एस्टिमेशन ड्रॉ करना फिर भी इतना आसान है नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे ना आपको वो वाली टेक्निक्स बताऊंगा जो मैं हमारे पास जब कोई लीड आती है उनको किस तरीके से समझाता हूँ कि कितना आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कौन कौन सी स्टेजेस हैं बिजनेस की, और फिर एक हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि कब हमारे रिटर्न्स कितने होने चाहिए। इसको ना समझाने के लिए मैं क्लाइंट को ना बिजनेस की स्टेजेस बताता हूँ। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस होती हैं। ये बेसिकली 4 स्टेजेस मेरा एक तरीका है आपको समझाने का कि एस्टिमेशंस कैसे ड्रॉ करते हैं। हर किसी के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो वो 4 स्टेजेस जो होती हैं वो ये होती है, पहली प्रोडक्ट टेस्टिंग, दूसरी स्टेज जो होती है वो होती है नो प्रॉफिट नो लॉस, तीसरी स्टेज जो होती है वो होती है प्रॉफिट, फोर्थ होती है स्केलिंग। अब कई बार मैंने लोगों को ये भी देखा है कि वो प्रोडक्ट टेस्टिंग वाली स्टेज पे होते हैं और प्लानिंग स्केलिंग के हिसाब से कर रहे होते हैं। ये वैसा वर्सा होता है। आपको देखो हर एक चीज़ को प्लान करके चलना होता है। हम इसमें से किसी भी स्टेज पे होंगे ना तो यहाँ पे हर स्टेज के अंदर 2 चीज़ें चलती रहेंगी। एक होगा टारगेट ROS और दूसरा होगा हमारा कैंपेन कॉम्बिनेशन। इन दोनों को एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा अभी मैं। ठीक है, अब देखो आपका बिजनेस किस स्टेज पे है, सबसे पहले आपको ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा एस्टिमेशन ड्रॉ करने के लिए। अगर आप किसी ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे आपने कभी भी ऐड रन नहीं करी है, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट टेस्टिंग वाली स्टेज पे हो। प्रोडक्ट टेस्टिंग वाली स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पे आपने कभी भी अपनी वेबसाइट के ऊपर उस प्रोडक्ट को सेल नहीं किया। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है एस्टिमेशन को ड्रॉ करना। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास लीड आ रही है और वो कह रहे हैं कि हमने 10,000 20,000 रुपये लगाए और हमारे को इतना ROS आया, तो हम कहते हैं कि चलो फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग वाली स्टेज कंप्लीट है। लेकिन अगर वो बिल आपने कभी भी ऐड रन नहीं करी है तो आपको कुछ अमाउंट लगा के यहाँ पे करना ही पड़ेगा। अब प्रोडक्ट टेस्टिंग प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि लोग रेडी नहीं है उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। प्रॉब्लम ये होती है कि कितना पैसा लगाना है, कब तक लगाना है और उसमें टारगेट क्या है, इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती, ना ही काफ़ी सारी एजेंसीज क्लैरिटी को दे पाती हैं। तो हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको एक चीज़ बोल के चलता हूँ कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो अप टू 2,000 रुपीज़ 3,000 रुपीज़ तक का है तो आपका जो होता है दिन का 1,000 रुपये एड स्पेंड होना चाहिए प्लस टैक्स। ठीक है, 30 डेज तक का टाइम फ्रेम होना चाहिए। इस टाइम फ्रेम के अंदर हमारा जो टारगेट होता है वो 1 to 2 आवर्स भी अगर हम आ जाए तो भी मैं कहता हूँ अगर आप 2 आवर्स भी ले आओगे ना कम से कम तो भी आपकी प्रोडक्ट टेस्टिंग क्लियर है। देखो प्रोडक्ट टेस्टिंग के स्टेज पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका गोल ये नहीं है कि आप प्रॉफिट में आओ या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ। प्रोडक्ट टेस्टिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि आप चेक कर रहे हो कि आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता। ठीक है, तो 2 आवर्स भी अगर आ जाता है तो हम आपको एक आइडिया मिल जाएगा कितनी एक्विजिशन कॉस्ट आ रही है, CTR कितना % है, ठीक है, कितने लोग हैं जो हमारी एड्स के ऊपर एंगेज कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट परसेंटेज कितना है, कन्वर्जन रेशियोज क्या हैं, हमारे को उस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाती है। क्योंकि देखो अगर हम एकदम ही जीरो सेल्स पे हैं, जीरो एड स्पेंड है, तो हम क्या ही डेटा ड्रॉ करेंगे। ये इतना एड स्पेंड और इतने 1 महीने का जो हमारा डेटा होता है वो हमारे को आगे एटलीस्ट एक बेस तो देता है एस्टिमेशन ड्रॉ करने के लिए। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने 4 कैंपेन्स रन करे, ठीक है, उन 4 में से किसी एक कैंपेन के अंदर आपका 5 ROS आ गया तो आपको ये तो आइडिया हो जाएगा ना कि भाई 4 में से एक के अंदर 5 ROS आया, बाकी के अंदर 1-2 के आसपास भी है, तो भी चलो हम 5 ला तो सकते हैं। आगे और कैंपेन कॉम्बिनेशन हम रन करेंगे तो और कैंपेन में 3-4 5 के आसपास रेंज करेगा, तो हम उससे एक आइडिया लगाते हैं। ठीक है, नो प्रॉफिट में हम आइडियली कितने टाइम में आ जाएंगे। अब इन नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रॉफिट और स्केलिंग, इन तीनों ही स्टेजेस पे ना कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जिसमें सबसे पहले होता है सेल्स टारगेट, दूसरा होता है ROS टारगेट, यहाँ पे भी सेल्स टारगेट, दूसरा था ROS टारगेट। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, यहाँ पे भी सेल्स टारगेट
वो होता है ROS टारगेट। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना। देखो यहाँ पे ना सिंपल जवाब नहीं है, आपको में भी देख के लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही लंबी चौड़ी कैलकुलेशन चल रही हैं, लंबी चौड़ी प्लानिंग चल रही है, बट आप इस चीज़ को समझो कि बिजनेस में ना एस्टिमेशंस ड्रॉ करना या गारंटी ले लेना कि भाई इतनी सेल आ जाएगी, ये इतना आसान नहीं होता है। अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं समझोगे और कोई भी रैंडम फ्रीलांसर है, एजेंसी आपको कह रही है कि हम इतने ROS का टारगेट देते हैं, आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, तो फिर होगा कुछ नहीं, आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन तो है नहीं। और फिर बहुत बार ऐसा होता है कि एजेंसीज वो टारगेट मीट नहीं कर पाती हैं और फिर क्लाइंट है कहता है कि एजेंसीज को काम करना नहीं आता। तो रेदर देन आप एक शॉर्टकट अप्रोच चूज़ करो जिसमें आपको एक सीधा आंसर मिल रहा है भाई इतना ROS आ जाएगा, रेदर देन आप समझो कि प्रोसेस क्या होता है, तरीके क्या होते हैं। तो एक बार वापस पॉइंट्स पे आते हैं। सेल्स टारगेट तीनों में कॉमन है। अब ये सेल्स टारगेट बेसिकली फंडा क्या है, अगर आपकी प्रोडक्ट टेस्टिंग कंप्लीटेड है ना, तो आपको अगली स्टेज पे जाने के लिए ये डिफाइन करना पड़ेगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस कितने अमाउंट की सेल पे आओगे, प्रॉफिट कितने अमाउंट की सेल पे आओगे, स्केलिंग किस अमाउंट की सेल पे आओगे। अब एग्जांपल देके बताता हूँ, आपका जो प्रोडक्ट है वो है 2000 रुपये का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कितना आपका टारगेट सेल होगी कि आप अपने सारे खर्चे निकालने के बाद एक नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्टेज पे आ जाओ। एग्जांपल देते हैं, आप कहते हो अगर आपके 60 ऑर्डर आते हैं, ठीक है, तो आपके जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 60,000 रुपये, इसकी शिपमेंट कॉस्ट है आप कहते हो 10,000 रुपये, ठीक है। आप कहते हो ऐड बजट जो है आपका वो लेट्स एग्जांपल 30,000 रुपये हमारा हो गया, कुछ एजेंसी फीस हो गई, बाकी सब हो गया, टोटल करके आप कहते हो 1,20,000 रुपये के आसपास अगर हम आ जाएँ। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डिटेल में आप चल जाना कि आपके शिपमेंट कॉस्ट कितनी है, RTO परसेंटेज है नहीं है, RTO का आइडिया भी यहाँ से लग जाता है, ठीक है, टेस्टिंग स्टेज में, ठीक है। आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या, किसी ग्रॉस मार्जिन कुछ होता है, किसी कुछ होता है, बट एक आइडिया लेते हैं। आप कहते हो कि आपका 1.2 लाख के आसपास का है, मतलब अगर सेल आ जाए तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाओगे। तो इस केस में हमारा बजट कितना हुआ, लेट्स एग्जांपल हमने 30,000 लिया था, तो 30,000 के हमारा टारगेट ROS क्या हुआ 4, सेल टारगेट क्या हुआ 1.2 लाख, 1,20,000। गॉट इट। सेम कैलकुलेशन यहाँ पे चलती है, सेम कैलकुलेशन यहाँ पे चलती है, ठीक है। जब यहाँ पे कैलकुलेशन चलती है तो यहाँ पे हम जो टारगेट डिफाइन करते हैं वो प्रॉफिट के हिसाब से करते हैं। और एक चीज़ मैंने कहा था यहाँ पे कॉमन है, अब यहाँ पे जब भी आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे ना तो एक एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड होती जाएगी। अब आपको जब नो प्रॉफिट नो लॉस से प्रॉफिटेबल स्टेज पे जाना होगा तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, इंक्रीज ऐड बजट। मेरे पास जो क्लाइंट्स आके बोलते हैं ना, उनको मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल देता हूँ कि आप कह रहे हो कि 30,000 ऐड बजट है, उसमें आपको सेल तो आ जाएगी, वो भी अगर आपकी प्रोडक्ट टेस्टिंग क्लियर होती है, लेकिन प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता। और प्रॉफिट बहुत कम चांसेस में है कि आपने सिर्फ 30,000 रुपये ऐड बजट रखा तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। ये मैं आइडिया लेके चल रहा हूँ, एक कॉमन जो स्टैट्स हैं यूजली वहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं उनके 50% ग्रॉस मार्जिन है, किसी का ज़्यादा कम भी होता है, अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, ठीक है, या हर किसी का सेलिंग प्राइसेस भी अलग हैं। आप ये मान के चलो कि आपको प्रॉफिट में आने के लिए एड बजट इंक्रीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 ROS भी ले आओ ना अगर किसी कंपनी के लिए तो बहुत होता है। अब यहाँ पे मान चलो आप 4 पे नहीं आ पा रहे, आप 3 पे आ रहे हो, तो 3 पे भी प्रॉफिट में कैसे आना है वो कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। अब एग्जांपल ले लो, आप यहाँ पे 4 ROS लेके आ रहे हो, 30,000 एड बजट ही वापस लगा रहे हो, तो आप प्रॉफिट में कैसे आओगे। तो आपको यहाँ पे बजट इंक्रीज करना होता है। ये कैलकुलेशन हम रिवर्स करते हैं, आप कहते हो 30,000 नहीं, आप 50,000 एड बजट लगाओगे, ठीक है। 50,000 एड बजट, 4 ROS, अगर यहाँ पे सेम भी रख रहे हैं, अभी ये नहीं कह रहे इम्प्रोवेशन हो रही है, अगर सेम ROS भी आ रहा है तो फिर यहाँ पे हमारा कितना होगा 2 लाख रुपए की सेल। सेम कैलकुलेशन आप 2 लाख रुपए के हिसाब से करोगे तो आप कुछ प्रॉफिट में आओगे। अब ये वाली जो स्टेज होती है ना, यहाँ पे प्रॉफिट तो कमा लोगे, बट ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है कि आप जैसे सेटिस्फाई हो जाओ। बट ये एक वो स्टेज है जो ज़्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं, स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूँ, उनका एक टारगेट होता है कि भाई एटलीस्ट इस स्टेज तक तो आ जाएं। क्यों? क्योंकि एक ना आपको बताता हूँ कि किस किस तरह के लोग होते हैं जो स्टार्टअप करते हैं। एक कैटेगरी तो वो होती है जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा पड़ा हुआ है एंड दे आर विलिंग टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। एक होते हैं कि जिनको ऑफलाइन एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो कहते हैं कि हम ऑनलाइन जाएंगे। एक है कि अभी तक उनको कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है बट वो अभी पहला बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जैसे जॉब कर रहे हैं, जो जॉब के साइड में ही कोई साइड सोर्स ऑफ इनकम के लिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आखिरी की जो 2 कैटेगरीज मैंने बताई है ना, कि जो साइड सोर्स ऑफ इनकम के लिए कर रहे हैं या पहला बिजनेस कर रहे हैं, पहले बिजनेस में क्या होता है ना, अगर कुछ सेल भी आ जाए ना, महीने का 10,000 भी प्रॉफिट भी आए ना, तो बहुत बड़ी बात होती है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप सीख रहे हो अभी। तो अगर आप एक नया बिजनेस में हो और इस स्टेज पे भी आते हो ना, तो भी एक मैं कहता हूँ कि हाँ आपने कुछ अच्छा अचीव कर लिया है। अब
इसका मतलब ये नहीं आप इस स्टेज पर रुक जाओ, आपको अगली स्टेज पे भी जाना होता है। तो पहली बात ये है। और दूसरा क्या, अगर उस कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है या ऑलरेडी ऑफलाइन बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट है, तो देखो यार वो 20-25 हज़ार 50 हज़ार रुपये के प्रॉफिट से तो सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं, उनको और चाहिए। तो वन वे और अनदर ना, आपको जब स्किलिंग की स्टेज पे जाते हो तब कौन कौन से पैरामीटर्स मैटर करते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो ये होता है एड बजट और ज़्यादा इंक्रीज होता है। एड बजट इंक्रीज होता है। स्केलिंग की स्टेज पर ना कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो आपको ऊपर की किसी स्टेज में नहीं आएंगे। अब वो चैलेंजेस आपको बताता हूँ। देखो, जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो होता क्या है कि आप ना बहुत सी चीज़ें खुद कर रहे होते हो। मेरे पास कितने क्लाइंट तो ऐसे आते हैं जिन्होंने वेबसाइट भी खुद बना रखी होती है, ऐड भी हल्की फुल्की खुद चला के देखी होती है, ऑर्डर आया तो खुद ही पैक करके भेज दिया। अब स्केलिंग स्टेज पे ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और स्केलिंग स्टेज एक्चुअल में बहुत बड़ा ट्रबल क्रिएट करती है। आपको एक चीज़ बता के चलता हूँ कि अगर आप चाह रहे हो कि आपका जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा दिन के 20-25-50-100 ऑर्डर लाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बजट इंक्रीज़ करने से, अच्छे आर से वो नहीं होगा। मेरे कई क्लाइंट्स ऐसे भी रहे हैं जिनके अंदर हम स्केलिंग कर सकते थे कि अगर भाई वो महीने की 4 लाख की सेल पे आए तो उनको 20 लाख पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें होल्ड पर डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके स्केलिंग के चैलेंजेस थोड़े डिफरेंट है। अब मैं आपको स्केलिंग के चैलेंजेस बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ होता है, आपके ऑपरेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हमारा जो एस्टिमेशन वाला टॉपिक था हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, लेकिन देखो यहाँ पे ना बिजनेस की स्टेजेस को समझ के आपको आइडिया होगा कि भाई किस स्टेज पे कितना रिटर्न आना चाहिए और उसके चैलेंजेस क्या हैं, आपकी किस स्टेज पे कितनी कॉस्ट लगती है और कहाँ कहाँ लगती है, किस स्टेज पे कितना आपको एड बजट लगाना चाहिए, कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, बिजनेस कैलकुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो एस्टिमेशन देखो, ऐसा नहीं है कि बस सीधा मैं बोल दूंगा भाई कि कोई कैलकुलेशन करो इतना एस्टिमेशन होना चाहिए। ये प्रोसेस समझो कि इस प्रोसेस के अंदर ही हमें आइडिया लगता है कि एस्टिमेशन होते क्या हैं रिजल्ट्स के, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ स्केलिंग के अंदर चैलेंज क्या है। मान के चलो प्रॉफिट में आ गया, तो बेसिक लॉजिक क्या होता है, 50 हज़ार आपका एड बजट है, लेकिन 50 हज़ार की जगह हम 5 लाख एड बजट कर देंगे तो भाई सेल भी 10x हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले चैलेंज आता है आपका ऑपरेशंस के अंदर। ऑपरेशंस के अंदर बेसिकली क्या होता है ना कि आपके जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बड़ा होता है। जैसे मेरे पास कई क्लाइंट आए थे, उनके पास ना वेयर हाउस नहीं था या सामान को रखने की जगह ही नहीं थी। अगली प्रॉब्लम आती है टीम मैनेजमेंट। अभी तक तो क्या आपके पास कोई ऑर्डर आ रहा है तो आप खुद ही पैक करके भेजे जा रहे हो, ठीक है। बट अगर दिन के आपके पास 50-100 ऑर्डर आएंगे तो खुद थोड़ी ना पैक करने बैठोगे, आपको और भी जगह पे ध्यान देना होता है। अब जैसे ही आप टीम मैनेजमेंट की तरफ जाओगे तो आपको एचआर चैलेंजेस आ जाएंगे। हायरिंग फायरिंग कैसे होती है कंपनियों के अंदर, टीम कैसे खड़ी होती है। और अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया बिजनेस का, तो टीम बिल्ड करना सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है बिजनेस खड़े करने में। टीम की प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद ये सिंपली ऐसा नहीं होने वाला आपने 50 हज़ार का 5 लाख एड बजट किया हो तो आपकी सेल भी 10x हो जाएगी। इसके अंदर बेसिकली एड बजट इंक्रीज करने के चैलेंजेस होते हैं। इन चैलेंजेस को बताऊं, एग्जांपल देता हूं। अगर आपने 1000 रुपये एक दिन में इन्वेस्ट करे और आपको 4 ऑर्डर आए, तो आइडली अगर आप 2000 इन्वेस्ट करो तो 8 ऑर्डर आने चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करके 4 ऑर्डर लेके आया, 2000 इन्वेस्ट करोगे तो 8 की जगह 2 ही हो जाएंगे, बढ़ने की जगह कम हो जाते हैं। क्योंकि कुछ मेटा ऐड के अंदर कुछ चैलेंजेस होते हैं वहाँ पे, ठीक है, स्केलिंग के। वो अब इस वीडियो में हम इतना डिटेल में नहीं डिस्कस कर पाएंगे कि क्या होते हैं कैसे होते हैं। यूजली कोई एक्सपीरियंस एजेंसी है तो उनको आइडिया होता है कि उन चीज़ों के साथ भी कैसे डील करना है। धीरे धीरे करके एड बजट इंक्रीज होता है, अलग अलग तरह की टेक्निक्स होती हैं यूज़ करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। अब जब भी हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं तो मैंने कहा था यहाँ पे हमारे को 2 चीज़ों का ध्यान होता है, एक तो टारगेट ROAS और दूसरा होता है हमारा कैंपेन कॉम्बिनेशंस। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, देखो आप जब प्रोडक्ट टेस्टिंग वाली स्टेज पे हो तो आप करते क्या हो कि आप एक कैंपेन रन नहीं करते, आप 4 कैंपेन, 5 कैंपेन, 10 कैंपेन ऐसे रन होते हैं। इसका बेसिक फंडा क्या होता है कैंपेन कॉम्बिनेशन का, आप मल्टीपल तरह के कैंपेन्स को रन करोगे और जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन्स हैं, या फिर ऐसा कहें कि जो भी हमारे टारगेट ROAS के आसपास आ रहे हैं कैंपेन्स, उनको ऑन रखेंगे और बाकी को ऑफ कर देंगे। तो ये चीज़ हमारे हर स्टेज पे चलती है। बस ये है कि हमारा टारगेट बढ़ते रहता है। यहाँ पे हम 2 ROAS कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 करेंगे। प्रॉफिट वाली स्टेज में सेम 4 ROAS से प्रॉफिट में आने की कोशिश करेंगे, एड बजट इंक्रीज करके। स्केलिंग में 4 को 5, 6, 7, 8 तक ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। अब यहाँ पे कभी भी आपको आइडिया लगाना हो ना कि आपके बिजनेस में कितना एस्टिमेशन आना चाहिए, तो उसका सीधा आंसर मत एक्सपेक्ट करना। सबसे पहले आप ये देखना आप किस स्टेज पे हो। जैसे बहुत से क्लाइंट हमारे पास क्या होता है, पहले से ऐड रन करके आ रहे होते हैं, तो टेस्टिंग पहले से हो रखी होती है। एग्जांपल, तो आपने 10,000 रुपये लगाया और 20,000 रुपये की सेल आ गई, तो हम ये टेस्टिंग करेंगे ना, सीधा नो प्रॉफिट नो लॉस से कैलकुलेशंस करेंगे। गेटिंग नो पॉइंट। आप ऑलरेडी कहते हो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो तो हम प्रॉफिट की कैलकुलेशंस करेंगे, आप कहते हो ऑलरेडी प्रॉफिट पे हो तो हम स्केलिंग कैलकुलेशंस करेंगे।
इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो इसको मैं कंक्लूड करूँ तो सबसे पहले यू नीड टू डिफाइन कि आप किस स्टेज पे बिजनेस की, और उसके बाद आपको उस स्टेज से अगली स्टेज पे जाने की कैलकुलेशन जो है वो करनी होती हैं। और उस कैलकुलेशन को करते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका महीने का टारगेट आरओएस क्या होने वाला है, ठीक है, और आपके कैंपेन अलग अलग कॉम्बिनेशन चलने चाहिए। और एक आपका जो ऐड बजट है वो भी आप उसका ध्यान रखना होता है कि भाई इतना ऐड बजट लगाने पे इतनी हमारे को सेल आ जाएगी, ठीक है। और जो उनसे कैंपेन आपके टारगेट आरओएस के आसपास आ रहे हैं उनको आप एक्टिव रखो, जो उनसे नहीं आ रहे उसको ऑफ रखते रहो। इस तरीके से धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते हो। और अगर स्पेसिफिकली प्रोडक्ट टेस्टिंग की स्टेज की बात करूँ तो मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन होता है दिन का 1000 का 30 डेज तक। और आपका अगर प्रोडक्ट 2000 से 3000 तक की रेंज में है तो ठीक है, कभी कभी 4 साढ़े 4 हज़ार की रेंज में भी चल जाएगा ये, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल कितना है, ठीक है। तो उस हिसाब से एक डेटा ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 स्टेजेस हैं जिसके हिसाब से आप अपने बिजनेस को एक एक करके अगली स्टेज पे लेके जा सकते हो। और एक एक स्टेज पे जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ऐसे आप एस्टिमेशंस ड्रॉ कर सकते हो कि कितना आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, या कितने आपको टारगेट्स रखने चाहिए, ठीक है। थैंक यू।